नमस्कार, मैं हूं पूजा यादव और आप देख रहे हैं भारत 24, हमारा स्पेशल शो मुख्यमंत्री, जिसमें आप सभी का स्वागत है। अब की बार फिर से गुजरात में बीजेपी सरकार। पार्टी को यह पूरा यकीन है कि गुजरात के इस गदर में इस बार कमल और भी अच्छे तरीके से खिलने वाला है। सूबे में पार्टी को महज जीत ही नहीं बल्कि रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जीत हासिल होगी, इसकी उम्मीद है। पहले चरण का आज देखिए, आप जान रहे हैं कि चुनाव प्रचार पहले खत्म हो चुका है और उसके बाद मतदान भी पहले चरण के लिए हो चुका है। अब नेताओं की नजर है दूसरे चरण में होने वाले मतदान की, जिसको लेकर उन इलाकों में पहुंचा जा रहा है। पार्टियां अब दूसरे चरण में वोटिंग वाले इलाकों में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी सहित बीजेपी के नेता प्रचार करते नजर आए। कांग्रेस भी कमबैक के लिए जोर लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं जहां तक बात आम आदमी पार्टी की है, आम आदमी पार्टी भी इस बार ताल ठोकती नजर आ रही है। सत्ता के लिए सभी सियासी दलों की अग्नि परीक्षा हो रही है, इसलिए सत्ता के संग्राम में इस बार सियासी मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। तो चलिए देखिए हमारा स्पेशल शो मुख्यमंत्री। पीएम मोदी ने अब दूसरे चरण की वोटिंग वाले क्षेत्रों में अहमदाबाद की ऐतिहासिक रैली के बाद प्रचार और भी ज्यादा तेज कर दिया। आइए 3 तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं, जहां पर आप बनासकांठा में देखेंगे। बनासकांठा के कनकराज, पाटन और आणंद में भी आज प्रधानमंत्री मोदी की गूंज सुनाई दी और जनसभाओं में उन्होंने जनता से अपील की कि वो मतदान बीजेपी के पक्ष में ही करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए बेहतर कार्य किए हैं। पीएम मोदी ने आज बनासकांठा में एक रैली में कहा कि बीजेपी गुजरात में पहले चरण में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। उनका दावा यह भी था कि गुजरात में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार फिर से बनने वाली है। उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील भी की और कहा कि अगर आप हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम और ज्यादा शक्ति के साथ आपकी सेवा कर पाएंगे। पीएम मोदी ने आज अपनी जनसभा से पहले बनासकांठा जिले के ही कांकरेज में श्री ओगरनाथ जी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन भी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला भी बोला, भ्रष्टाचार में लगे रहने का। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले किया करती थी। आपको बता दें कि इस दौरान में प्रधानमंत्री मोदी ने चाहे कोयला घोटाले का जिक्र हो, टेलीकॉम घोटाले का जिक्र हो, ऐसे ही कई घोटालों का जिक्र करते हुए कांग्रेस को घेरा और कहा कि वो सरकार घोटाले वाली सरकार थी। उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार पर कठोर प्रहार किया है। साथ ही साथ कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया था। पीएम मोदी ने पाटन में जब हमला किया तो उन्होंने हमले से पहले अपनी पुरानी यादों को ताजा किया। उन्होंने कहा पाटन आने पर उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। ये वही सोनीवाड़ा है जहां पर कागड़ा की खड़की में वो रहा करते थे। बीजेपी के देश में भरोसे की प्रतीक बनने पर पीएम मोदी ने कहा कि देश को विश्वास है कि चुनौतियां कितनी भी अपार क्यों ना हो, समाधान बीजेपी ही निकालेगी। पीएम मोदी ने आणंद में कांग्रेस पर फिर हमला बोला और तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी ईवीएम बोलने लगी है। हालांकि उसकी मानसिकता गुलामी वाली है, उनके समय में सिर्फ घोटाले हुआ करते थे। पीएम मोदी ने लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील दोहराई और कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की सोच में काफी अंतर है। तो देखिए, ये 3 तस्वीरें आपने देखी। वहीं अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। उन्होंने आज मेहसाणा में जनसभा की। मेहसाणा के 84 और विजापुर में उन्होंने जब जनसभा की तो कांग्रेस पर वो भी बरसते हुए नजर आए, जमकर हमला बोला और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ ही आतंकवाद से समझौता करने का आरोप भी उन्होंने कांग्रेस पर मढ़ दिया। उन्होंने लोगों से बीजेपी के लिए वोट करने की अपील करते हुए कहा कि बीजेपी पिछले 27 साल से लगातार आपकी सेवा करती आ रही है। उन्होंने वोटर्स से इस दौरान कहा कि आगे भी सेवा का मौका दीजिए। 2 तस्वीरें, एक मेहसाणा की जहां 84 में वो हैं और बीजापुर मेहसाणा की ये 2 तस्वीरें जहां पर खचाखच लोगों की आपको भीड़ नजर आएगी उनकी जनसभा के दौरान में, जहां पर वो कांग्रेस के ऊपर जमकर बरसते नजर आए। देखिए, गुजरात की 15वीं विधानसभा के लिए कल पहले चरण की वोटिंग होने के बाद अब बारी दूसरे चरण की है और वोटर्स को लुभाने की कवायद भी तेज हो चली है। कांग्रेस का प्रचार भले ही कम दिख रहा हो, लेकिन बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पहले चरण की वोटिंग में यह साफ दिखने लगा है कि बीजेपी की 27 साल की सत्ता के खिलाफ विपक्ष सरकार विरोधी लहर बनाने में फेल रही। वहीं बीजेपी ने इस चुनाव को एक तरफा कर लिया है। इसकी तस्दीक वोटिंग परसेंटेज से भी होती नजर आती है।
गुजरात में वोटिंग में नहीं दिखी सत्ता विरोधी लहर। चुनाव को एक तरफा करने में सफल दिख रहे पीएम मोदी। कम वोटिंग के क्या है मायने? गुजरात में क्या भगवा सरकार आएगी 7वीं बार? नतीजे आने से पहले कुछ भी दावा तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी पार्टी के प्रचार में जुटे हैं, उससे साफ होने लगा है कि पीएम के प्रचार के सामने विपक्ष चित हो गया है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सहयोग से चुनाव को एक तरफा कर लिया है। इसकी तस्दीक पहले चरण में पड़े वोट परसेंटेज से भी होती है। इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव से वोटिंग कम हुई है। वोटिंग कम होने का मतलब आमतौर पर मौजूदा सरकार के पक्ष में मतदान ही माना जाता है। इस बार के गुजरात चुनाव में कम वोटिंग की आशंका पहले से ही बनने लगी थी। दरअसल इसके पीछे कई वजहें हैं। गुजरात में फर्स्ट फेज में कम वोटिंग की सबसे बड़ी वजह चुनाव का एक तरफा होना है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं के धुआंधार प्रचार से यह चुनाव एक तरफा दिखने लगा है। चारों तरफ केवल बीजेपी ही बीजेपी नजर आ रही है। विपक्ष सिरे से गायब दिखा। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कहीं नजर नहीं आया। इस माहौल में वोटरों को लगने लगा है कि बीजेपी सत्ता में फिर आ रही है। क्या गुजरात में सत्ता विरोधी रुझानों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने नियंत्रण पा लिया? ये सवाल गुजरात चुनाव में काफ़ी ज़्यादा प्रमुखता से उभर रहे हैं, क्योंकि 27 साल की अवधि एक बड़ी लंबी अवधि होती है और इसके बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काफ़ी हाई होता है। हाँ, इसके कई सारे प्रतीक चिन्ह हम लोगों को गुजरात के चुनाव में दिखते भी आए हैं अतीत से। ध्यान हो 2002 में, जहाँ पे गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं क्रमशः वो सीटें घटते हुए 2017 में 99 पर पहुँच गए थे। तो ऐसे स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से फिर से सर्वाइव करे, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को घटाने के लिए पहले ही मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण कैबिनेट को बदल दिया। इस चुनाव को लेकर कांग्रेस में 2017 के पिछले चुनाव वाला तेवर गायब रहा। पिछले चुनाव में राहुल गांधी ने जमकर प्रचार किया था, लेकिन इस बार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं। कांग्रेस के नेता मीडिया में प्रचार करते नहीं दिखे। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल चुनाव से काफी पहले से ही गुजरात में सक्रिय तो रहे, लेकिन 27 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ कोई माहौल नहीं बना पाए। बीजेपी ने इसका खूब लाभ उठाया, लोगों को भरोसा दिलाया कि बीजेपी 7वीं बार भी गुजरात की सत्ता में आ रही है। चुनावी पंडितों के मुताबिक गुजरात में 27 साल की बीजेपी सरकार के खिलाफ लोगों में खूब आक्रोश था। उन्हें इस बार ऐसा लगने लगा था कि यह आक्रोश सत्ता विरोधी लहर के रूप में दिखेगा, लेकिन पीएम मोदी ने पहले तो चुनाव की घोषणा से काफी पहले पिछले साल मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल ही बदल डाला और फिर चुनावी प्रचार में केंद्र में मोदी सरकार की उपलब्धियों की ओर जनता का ध्यान खींचा। बीजेपी के इस खेल को विपक्ष समझ नहीं पाया और लोगों ने इस चुनाव में गुजरात सरकार के कामकाज को ध्यान में रखते हुए वोट देने की बजाय मोदी को प्राथमिकता दी और सत्ता विरोधी लहर पर विपक्ष चित होता दिख रहा है। गुजरात चुनाव में जनता अपने मुद्दों को लेकर बैठी हुई है, भले ही सत्तारूढ़ पार्टी कुछ मुद्दों को लेकर बैठी हुई है, क्योंकि जिस तरह से प्रथम चरण में चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में कम से कम 10% की जो गिरावट दर्ज हुई है, वह अपने आप में कई एक बड़े कथानक की तरफ संकेत कर रहा है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट क्यों दर्ज हुई वहाँ पे। क्या जनता असंतुष्ट है या जनता में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं रही, क्योंकि जनता अपने मुद्दे को लेकर बैठी हुई है। इस सत्ता विरोधी रुझान आज किस रूप में है वहाँ पे और जनता किस प्रकार से प्रकट कर रही है, अभी इसके बारे में कोई निष्कर्ष रूप में पहुंचने से पहले हम लोगों को द्वितीय चरण के वोट प्रतिशत का भी इंतजार करना चाहिए कि क्या वहां पे वोट प्रतिशत बढ़ता है या फिर प्रथम चरण की जो प्रवृत्ति है वो द्वितीय चरण में भी दिखती है। दो 2017 के पिछले चुनाव में पाटीदार आंदोलन चल रहा था। बड़ी संख्या में लोग इस आंदोलन से प्रभावित भी दिखे। इसके चलते लोग सरकार के पक्ष में या विरोध में मतदान करने के लिए बूथ तक पहुंचे थे। इससे जबरदस्त वोटिंग हुई थी।
लेकिन इस बार ऐसा कोई आंदोलन भी नहीं था जो मतदाताओं को घर से निकलने पर बूथ तक पहुंचने का काम करता। पाटीदार समुदाय इस बार सत्ता पक्ष से जुड़े दिख रहा है क्योंकि पाटीदारों के नेता हार्दिक पटेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। गुजरात विधानसभा के 89 सीटों के लिए गुरुवार को हुए पहले चरण के मतदान में कुल 63.14% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा वर्ष 2017 के चुनाव की तुलना में काफी कम है। 2017 में इन क्षेत्रों में 68% मतदान हुआ था। गुजरात में सरकार बनाने का दावा कर रही तीनों ही पार्टियों का कहना है कि उनके वोटर तो घर से निकले, लेकिन बाकी दोनों पार्टियों के मतदाताओं की नहीं निकलने की वजह से वोटिंग परसेंटेज गिर गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देश के राजनीतिक फलक पर अपनी पार्टी को पहचान दिलाने में जुटे एआईएमआईएम के नेता अज़दुद्दीन ओवैसी खुद की पार्टी को बी टीम कहे जाने पर भड़के हुए हैं। उन्होंने खुद को बी टीम कहे जाने पर प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी और केजरीवाल से पूछा है कि उनकी पार्टी किसकी बी टीम है, क्योंकि हर कोई उनकी पार्टी को बी टीम बताता रहता है। कांग्रेस कहती है वो बीजेपी की बी टीम, अब बीजेपी कहती है वो कांग्रेस की बी टीम, आम आदमी पार्टी कहती है वो इसकी बी टीम। तो वहां पर अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि जरा बता दें कि वो किसकी बी टीम है। एआईएमआईएम को बी टीम कहे जाने पर भड़के ओवैसी। पीएम मोदी, राहुल गांधी, केजरीवाल पर पलटवार। तीनों तय करें किसकी बी टीम है एआईएमआईएम। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की पहचान को आगे बढ़ाने में जुटे ओवैसी को यह बात काफी खलती है जब कोई उनकी पार्टी को कभी इस पार्टी का तो कभी उस पार्टी की बी टीम कह देता है। उनका कहना है कि उनकी पार्टी अपने सिद्धांतों के सहारे लोगों में पैठ बढ़ाने में जुटी है, लेकिन उन्हें बी टीम कहकर वोटरों की नजर में उनकी पार्टी को गिराने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि बी टीम के ये आरोप उनकी टीम के खिलाफ एक साजिश है। एआईएमआईएम को एक बार फिर बी टीम बताए जाने के आरोपों पर पार्टी नेता अज़दुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि वो गुजरात के साबरमती रिवर फ्रंट पर पीएम मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम केजरीवाल को बुलाएंगे और पूछेंगे कि आखिर वो किसकी टीम में हैं। खूब देंगे, पेट भर भर के गालियां देंगे, ये उससे मिला हुआ है, ये इससे मिला हुआ है। अरे तुम और मोदी एक जगह बैठ जाओ। मैं रिवर फ्रंट पर एक बेहतरीन टेबल लगाता हूं, ढोकला और चाय रखता हूं, मोदी जी को ही बिठाता हूं। ये कांग्रेस का नेता जो पूरा पैदल 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 देश में फिर रहा है उसको भी बुला लेते हैं। और वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज जो है, ये तुम तीनों बैठकर फैसला कर लो मैं क्या हूं तुम्हारा। मैं क्या तुम्हारा भाईजान हूं? मैं क्या तुम्हारा दुश्मन हूं? मैं कौन सी टीम का हूं? तुम तीनों बैठ के तय करो। मैं अपने खर्चे पर रिवर फ्रंट में एक टेबल लगा के बिठाने के तैयार हूं। राजनीतिक पार्टियां ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को एक दूसरे की बी टीम बताती हैं। एआईएमआईएम को किसी राज्य में बीजेपी की तो किसी राज्य में कांग्रेस की और कहीं आम आदमी पार्टी की बी टीम कहा जाता है। इसी को लेकर ओवैसी का गुस्सा फूट पड़ा। अज़दुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पर पहले भी बी टीम कहे जाने पर हमला बोला था। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था, ईमानदारी से लोग इस पर नहीं सोचते कि कांग्रेस लगातार हार क्यों रही है। राहुल गांधी में दम नहीं है, इसलिए मोदी 2 बार चुनाव जीत गए। क्योंकि राहुल गांधी गलत लोगों से घिरे ही रहेंगे तो यकीन मानिए यही हाल बना रहेगा कांग्रेस का जो आज है। बी टीम कहे जाने पर ओवैसी ने ऐसा कहने वालों को कई बार बहस की चुनौती दी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। एआईएमआईएम चीफ दरअसल इन दिनों मिशन गुजरात पर हैं। वो जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और वोटर्स से अपनी पार्टी के पक्ष में समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर हमारे सहयोगी अक्षय राय ने अज़दुद्दीन ओवैसी से खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं इस दौरान में उन्होंने क्या कुछ कहा। अज़दुद्दीन ओवैसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से गुजरात में आपको रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह की? देखिए, हम 13 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और पहली मर्तबा हमारी पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। 2 साल पहले हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेट के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। 26 के करीब कॉरपोरेटर जीते हमारे। तो ये पहली मर्तबा कोशिश हो रही है। अभी तक तो अच्छा रिस्पांस है।
और भी हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे कैंडिडेट्स की कामयाबी यकीनी हो जाए। भीड़ तो काफ़ी जुट रही है जो देख रहा हूँ मैं। हाँ, तो सबके साथ हम भी हैं, हम का अलग है, हम तो पार्टी के मेंबर भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, तो हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन सर जहाँ जाते हैं एक से आरोप विपक्षी लगाते हैं कि ये बीजेपी को मजबूत करने पहुँचते हैं, तो अब ये तो इल्ज़ाम झूठा है और हमको किसी से पूछ के राजनीति या चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब 13 सीट लड़ रहे हैं तो 169 बचे हैं, आप जीत जाइए ना, कौन रोक रहा है? कांग्रेस जीत जाए, कोई और जीत जाए, हमको क्या करना है? जीतिए आप, हराइए भाजपा को। आम आदमी पार्टी भी यहाँ जोर लगा रही है। हाँ, सब चुनाव है, हर किसी को इख्तियार है अपने चुनाव में हिस्सा लेने का। हाल के दिनों में देखा गया है सर कि एम्बुलेंस बहुत क्रॉस हो रही है, पीएम सिक्योरिटी भी यहाँ पर काम नहीं। अब मुझे नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है, वीडियोस बहुत आ रहे हैं। मुझे एक बात ताजुब लगता है कि पीएम के कॉन्वॉय में आने से पहले एम्बुलेंस कैसे रुक जाती है, क्योंकि पीएम कॉन्वॉय में तो कोई चुड़ी भी पर नहीं मार सकती है। मगर चलिए अब देखिए क्या होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बड़ा चर्चा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जब चुनाव आता है तो भाजपा पुकारती है और बिल्किस बानो पर गूंगी बन जाती है। वहाँ पर महिलाओं का इशू याद नहीं आता, डिस्टर्ब एरियाज एक्ट नहीं हटाया जाता, एक मुसलमान को कलेक्टर परमिशन नहीं देता, धर्म परिवर्तन अगर करना है तो परमिशन लेना पड़ता, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा होगा? कैमरामैन मोहित के साथ में अक्षर राय, भारत 24, अहमदाबाद। क्या आप जानते हैं कि आप अगली बार कब बीमार पड़ने वाले हैं? नहीं ना। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल छुट्टी का एक ऐसा एप्लीकेशन वायरल हो रहा है जिसमें अपनी आने वाली बीमारी के नाम पर छुट्टी मांगी जा रही है। देखिए, सबसे पहले बांका के एक सरकारी स्कूल के टीचर राज गौरव का यह एप्लीकेशन देखिए। 1 दिसंबर को लिखे गए इस एप्लीकेशन में लिखा गया है कि वो 4 दिसंबर और 5 दिसंबर को बीमार रहेंगे, इसलिए उन्हें छुट्टी दी जाए। अब देखिए आगे तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं भागलपुर की, जहां पर सरकारी स्कूल की टीचर की छुट्टी का यह आवेदन भी देख लीजिए। अजय कुमार नाम के शख्स ने बाकायदा अपनी माताजी के निधन की तारीख और वक्त भी तय कर ली है। 1 दिसंबर को मांगी गई छुट्टी के लिए दलील दी गई कि उनकी माताजी का निधन 5 दिसंबर को हो जाएगा, इसलिए अजय 6 और 7 तारीख को स्कूल नहीं आ पाएंगे। है ना हैरान करने वाली बात। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में अब ऐसी चीजें बहुत तेजी से वायरल होती हैं, इनको वायरल होने में अब देर नहीं लगती, इसलिए छुट्टी का ये एप्लीकेशन भी वायरल है। और क्योंकि इस वक्त चुनावी माहौल है, ऐसे में इस चुनावी माहौल को देखते हुए जरा आगे देखिए चुनाव की 24 बड़ी खबरें। गुजरात चुनाव में दूसरे चरण के लिए पीएम मोदी आज करेंगे फिर से प्रचार और वो लगातार जुटे हैं प्रचार में। बनासकांठा में पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। रैली से पहले मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। गुजरात के कांक्रेज में की पूजा अर्चना, ओगरनाथ मंदिर में टेका मत्था। गुजरात के पाटन में पीएम मोदी की जनसभा, कहा जब कांग्रेस ईवीएम को कोसने लगे तो समझ जाना उसने हार मान लिया। चुनाव के समय मोदी और ईवीएम का अपमान कांग्रेस की खासियत है। आणंद में पीएम मोदी ने की बड़ी जनसभा, कहा यह चुनाव गुजरात की जनता लड़ रही है, कहा मातृशक्ति का मिल रहा भरपूर समर्थन। अहमदाबाद में पीएम मोदी का रोड शो, 5-6 किलोमीटर तक होगा प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो। अहमदाबाद सर्किट हाउस से रैली ग्राउंड तक जाएंगे पीएम मोदी। गुजरात के रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भरी हुंकार। मेहसाणा में जनसभा को किया संबोधित, कहा गुजरात में हर जगह मिल रहा प्रचंड समर्थन। गुजरात के अरावली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर कसा तंज, कहा कांग्रेस को रोज 4 क्विंटल गालियां देते हैं मोदी। गुजरात पहुंचे कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा गुजरात में कांग्रेस की बन रही सरकार, पहले चरण के 89 सीट में से 55 जाएंगी कांग्रेस के खाते में। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जनता ने बीजेपी सरकार के समर्थन के लिए ही किया है मतदान। आयुष्मान योजना राशि बढ़कर 10 लाख की जाएगी। गुजरात के करजन विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम वसावा का रोड शो के दौरान म्यूजिक बैंड ने आदिवासी गीतों को गाया। मैनपुरी में सीएम योगी की चुनावी रैली, कहा मैनपुरी में समाजवाद नहीं राम राज्य चाहिए। कहा जसवंत नगर सीट भी हारेगी समाजवादी पार्टी, हार के बाद कभी ईवीएम तो कभी दूसरा बहाना ढूंढते हैं। रामपुर में सीएम योगी ने जनसभा में एसपी पर बोला जोरदार हमला, आजम खान पर साधा निशाना, कहा जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा।
यूपी में उपचुनाव को लेकर चढ़ा सियासी पारा। रामपुर में अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ की फाइल भी आई थी मेरे पास, मैंने फाइल को जाने दिया। रामपुर में अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम को दिया ऑफर, कहा हमारे 100 विधायक ले लो और सीएम बन जाओ। उपचुनाव के बीच रामपुर पहुंची जयप्रदा, आजम खान पर साधा निशाना। आजम खान के आंसुओं को बताया घड़ियाली, महिलाओं को सम्मान नहीं करने के लगाए आरोप। मैनपुरी उपचुनाव को शिवपाल सिंह यादव ने बनाया प्रतिष्ठा का विषय, कहा नेताजी के ना रहने के बाद चुनाव जीतना बेहद जरूरी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की डेलीगेशन ने राज्य निर्वाचन आयोग में सौंपा ज्ञापन। मैनपुरी उपचुनाव में पुलिस और आबकारी अधिकारियों पर लगाए गड़बड़ी करने का आरोप। बिहार के कुढ़नी उपचुनाव में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जनसभा में जमकर चली कुर्सियां, सीटेट बीटेट अभ्यर्थियों और नीतीश समर्थकों में मारपीट। एमसीडी चुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार हो जाएगा खत्म। दिल्ली में रविवार तक ड्राई डे हुआ घोषित और चुनाव प्रचार भी हुआ खत्म। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी ने शादरा में किया रोड शो। एमसीडी की जंग में बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और बार। सत्येंद्र जैन को लेकर बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर। सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल में मिल रहे ट्रीटमेंट पर कसा तंज। दिल्ली के सीआर पार्क मार्केट में कांग्रेस उम्मीदवार भावना गुप्ता के समर्थन में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने की जनसभा। बांग्ला भाषा में लोगों को किया संबोधित। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एमसीडी चुनाव के लिए किया प्रचार। आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, का जनता को पता होना चाहिए ईमानदारी का प्रमाण पत्र देने वाले कितने बेईमान हैं। एमसीडी चुनाव में प्रचार के दौरान लोगों ने प्रीत विहार वार्ड के कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन शर्मा को लड्डू से तौलकर अपना समर्थन जताया। पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने की रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में लॉन्च किए EOS 06 उपग्रह से आई कुछ तस्वीरों को ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि गुजरात की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कर रहा हूं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की दुनिया में ये प्रगति और आने वाले चक्रवातों की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद करेगी। देखिए ये तस्वीरें ट्वीट की गई हैं और ये जो तस्वीरें ट्वीट की गई हैं इसके जरिए पीएम मोदी ये बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आज हमारे देश ने इतनी प्रगति की है कि आने वाले चक्रवातों की बेहतर भविष्यवाणी करने में अब हमें मदद मिलने वाली है।